विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो विद्यार्थी लोग आज हम लोग जो है देखेंगे थेल्स का प्रमेय नंबर 1 और इसके बाद से जो प्रश्नावली आएगा उसको देखेंगे। तो पहले जो है थेल्स के प्रमेय को समझते हैं और इसको जो है सिद्ध करते हैं। तो थेल्स का प्रमेय नंबर 1 है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को सरल अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एक कोई है, ठीक है, त्रिभुज एक कोई है और इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर यानी कि BC के समांतर हम लोगों ने DE खींच लिया है। तो BC के समांतर जो है DE खींचा गया है। तो यह जो DE है ना, BC के जो समांतर है, यह इसको समान अनुपात में, यानी कि समान अनुपात का मतलब कि AD/DB बराबर कर रहा है AE/EC की। यही हम लोग को सिद्ध करना है कि AD/DB बराबर है AE/EC के। यह हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले जो भी सिद्ध करने के लिए हम लोग को आवश्यक उपकरण लिखना है उसको लिख देंगे। माने सबसे पहले हम लोग जो है क्या लिख लेंगे, दिया है। उसके बाद से सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। उसके बाद से जो है रचना के जो है पद लिख देंगे और उसके बाद से उत्पत्ति लिखेंगे, ठीक है। तो रचना भी लिखना पड़ेगा इसमें। हमने ये रचना किया है, BE को मिलाया है, DC को मिलाया है, फिर DG खींचा है लंब और जो है EF जो है लंब खींचा है। ये जो है क्यों खींचा गया है? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना पड़ेगा और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के यूज के लिए इसको जो है ये रचना किया गया है, ठीक है। तो इसको जो है कैसे करना है? तो सबसे पहले हम लोग रचना के सिद्ध करने के लिए जो भी चरण है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे दिया है, ठीक है। तो दिया में जो है क्या दिया है ये सब लिख लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद से हमने देखिए लिख दिया है कि दिया है, क्या क्या दिया है? तो त्रिभुज दिया है ABC है, ठीक है। ये त्रिभुज दिया हुआ है कि ABC कोई त्रिभुज है और क्या है कि ABC में DE और BC के समांतर खींची गई है। माने DE BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, BC के समांतर जो है DE एक रेखा खींची गई है, ठीक है। और वह जो है AB और AC को क्रमशः DE पर प्रतिच्छेदित करती है। AB रेखा को जो है और AC रेखा को D और E पर जो है प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। तो अब हम लोग को जो है क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AD/DB, देखिए AD/DB बराबर है AE/EC के। यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है कि AE/DB बराबर है AE/EC के, ठीक है। यही जो है हम लोग को सिद्ध करना है। तो ये भी लिख देंगे हम लोग कि सिद्ध क्या करना है। इसके बाद से रचना के पद हमने जो भी रचना किया है, तो हमने रचना क्या किया है कि DC को मिला दिया है, फिर जो है BE को मिला दिया है, फिर EF को जो है मिला लंब खींचा है, फिर DG लंब खींचा। किस बेस पे? AC पे। और मैंने DG जो है लंब है AC पर, मैंने AC आधार हो जाएगा, ठीक है। या इसी का आधार DG जो है आधार EC पर भी खींचा जा सकता है, मैंने कहा जा सकता है। और इसी तरह से जो है ये जो EF है यह जो है आधार BD भी कहा जा सकता है और जो है पूरा AB भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जो हमने लिख लिया है देखिए रचना के पद में कि BE और जो है CD को मिलाया है, ठीक है। उसके बाद से EF लंब AB पर खींचा है और DG लंब जो है AC पर खींचा गया है। ये जो है लंब खींचे गए हैं, AC पर जो है DG और जो है AB पर जो है EF लंब खींचा गया है, ठीक है। इसके बाद से जो हम लोग उपपत्ति जो है लिखेंगे। तो उपपत्ति में माने इसके बाद से रचना के चरण में उपपत्ति आता है। तो उपपत्ति लिखेंगे कि जो है त्रिभुज BDE और त्रिभुज जो है CDE एक ही आधार DE पर बने हैं तथा एक ही समांतर रेखा DE और BC के जो है बीच स्थित है। माने कहने का मतलब ये है कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है कौन सा, BDE और जो है त्रिभुज कौन सा है DEC। चूँकि इसलिए ये वाला त्रिभुज ऐसे ले रहे हैं हम लोग। त्रिभुज ये भी है, बहुत इसमें त्रिभुज है, लेकिन इस त्रिभुज को लेने से फ़ायदा ये है कि हम लोगों को इस भुजा का संबंध मिल जाता है, फिर इस भुजा का संबंध मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं टोटल और फिर ये वाला टोटल त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यही उपपत्ति में हम लोग लिख देंगे कि जो है उपपत्ति में जो है क्या रहेगा कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज जो है CDE एक ही आधार DE पर बने हैं तथा एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। तो देखिए अब जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच दो त्रिभुज हो, चाहे जितनी भी आकृतियां हों, उनका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। माने एक ही जो है देखिए यहाँ पे
कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो है आधार, इस त्रिभुज का भी आधार डी बी ई का भी आधार यही जो है डी ई है, और इस त्रिभुज के लिए भी कौन सा त्रिभुज डी ई सी के लिए भी आधार यही है। ठीक है, माने ये वाला आधार है इन दोनों त्रिभुजों का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनके क्षेत्रफल जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। ये माने दो समांतर माने किसी समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हैं, तो इनके क्षेत्रफल जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रमेय होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है इस त्रिभुज के। माने अब हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं उपपत्ति में। ठीक है, तो उपपत्ति में हम लोग सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो है सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये जो है त्रिभुज हम इधर दिखा देते हैं। तो स्थित है, तो इसलिए जो है क्या होगा, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बी डी ई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माने क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज किसका, डी सी ई का, त्रिभुज डी ई सी का, त्रिभुज डी ई सी के। माने त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज डी सी ई या डी ई सी, माने इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के डी ई सी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, ये जो है ये एक कथन है, एक प्रमेय है। ठीक है, इसको सिद्ध किया जा चुका है कि ये क्षेत्रफल जो है क्या होंगे, क्षेत्रफल में बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, अब देखिए चूँकि त्रिभुज में हम लोगों को इस पूरे त्रिभुज में इस भुजा का संबंध चाहिए और इस भुजा का संबंध चाहिए। ठीक है, और फिर इस पूरे त्रिभुज में जो है इस भुजा का संबंध चाहिए और इस भुजा का संबंध चाहिए। तो देखिए अब हम लोग जो है इससे, इस कथन से तो लिख दिए कि यदि कोई त्रिभुज है और एक ही आधार पर जो है बना हुआ है, एक ही समांतर रेखा के, इनका बीच का जो इनका जो क्षेत्रफल होता है आपस में बराबर होता है। अब हम लोग जो इस त्रिभुज को भी ले लेंगे, मैंने कहने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग देंगे, फिर इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग देंगे, तो हम लोग को इसका अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको याद ही रखिएगा कि कैसे इसको करना है। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले इस लिख लिया कि ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में भाग देंगे और इससे इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में भाग देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कि अब हम लोग जो है लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, यह जो है बराबर होगा। ठीक है, अब एक ही चीज़ में भाग दे रहे हैं तो इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ए फिर से त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फिर अब बटे में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कौन सी, डी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये भी जो है आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अगर हम लोग को लिखना है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो देखिए ये लंब इसीलिए डाला गया है ताकि जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से जो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, और देखिए ये वाला लंब जो है इस त्रिभुज के लिए भी आएगा, ये वाला लंब जो है इस त्रिभुज के लिए भी आएगा। ठीक है, डी ई चाहे डी बी ई के, त्रिभुज डी बी ई के लिए भी होगा ये वाला लंब, और त्रिभुज ए डी ई के लिए भी ये वाला लंब कॉमन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार जो है क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई में आधार जो है ए डी होगा, तो ए डी गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई ई एफ होगा, ऊंचाई जो है क्या होगा, ई एफ कहिए चाहे एफ ही कहिए। ठीक है, तो एफ ई होगा। ठीक है, हो गया। और बटे में जो है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे अब हम लोग, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 और बी डी ई का क्षेत्रफल, तो बी
डी ई का क्षेत्रफल के लिए जो है क्या करेंगे, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका अधिकतम ऊंचाई ये लंब वाला होगा, ठीक है ना, अधिकतम ऊंचाई इसका लंब होगा। तो 1/2 आधार, तो आधार जो है क्या होगा, बी डी होगा और ऊंचाई ई एफ होगा, ठीक है। तो 1/2 आधार, तो आधार बी डी लिख रहे हैं हम लोग, बी डी, और ऊंचाई जो है एफ ई ही होगा, ठीक है, इसके लिए भी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसके लिए यही जो है चीज़ कॉमन होगा, ठीक है। और बट्टे में अब हम लोग इसकी कहानी ख़त्म कर लिए। अब इस त्रिभुज में देखते हैं और इस त्रिभुज में देखते हैं। तो इस त्रिभुज में देखा जाए, कहाँ रखें इसको ताकि आपको दिखाई भी दे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ही बहुत बड़ा बना दिया है हमने। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जो है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, तो ए डी ई में जो है, अब देखिए ए डी ई में चूंकि ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला लंब लेंगे, ठीक है। तो लंब आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार इस त्रिभुज में आधार जो है ए ई हो जाएगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार ए ई हो जाएगा और ऊंचाई जो है क्या हो जाएगा, डी जी हो जाएगा इंटू डी जी, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई, तो डी जी हो जाएगा, डी जी यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डी जी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से जो है क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार इसमें भी आधार हम लोग क्या ले लेंगे, तो ई सी ले लेंगे आधार, और ऊंचाई जो है ऊंचाई जो है ये वाला लेंगे डी जी। तो ई सी इंटू जो है क्या हो जाएगा, डी जी हो जाएगा, डी जी है, ठीक है, डी जी हो जाएगा। मैंने इसके लिए जो है आधार क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, और ऊंचाई इसके लिए इस त्रिभुज का ऊंचाई जो है क्या हो जाएगा, डी जी हो जाएगा, ठीक है, डी जी हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा किसके लिए, डी त्रिभुज डी ई सी के लिए, ठीक है। तो डी ई सी के लिए जो है ई सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखिए, अब लगभग इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये इससे ये कट जाएगा और ये वाला जो है दोनों में है एक समान, तो ये भी कट जाएगा और ये भी जो है ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए डी बटे बी डी बच जाएगा। अब बराबर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ए ई अब बटे जो है ई सी हो जाएगा, ए ई बटे ई सी हो जाएगा। बस यही सिद्ध करना था हम लोगों को, तो बस सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो ये जो है सिद्ध हो गया कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो बस यही जिसकी कहानी थी। तो आई होप दोस्तों ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ उप प्रमेय दिया है, ठीक है। तो इसी बेस पे हम लोग उप प्रमेय भी सिद्ध कर सकते हैं कि डी बी बटे ए डी, डी बी बटे ए डी, डी बी बटे ए बी, मैंने इसका उल्टा डी बी बटे ए डी बराबर हो जाएगा ई सी बटे ए ई के, ठीक है। ये भी एक अनुपात होगा, ये भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें एक उप प्रमेय से हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि डी बी मैंने इसी का उल्टा हम लोग कर सकते हैं कि ए डी बटे अगर डी बी बराबर है ए ई बटे इसी के, तो डी बी बटे मैंने डी बी बटे ए डी, ये भी बराबर होगा किसके, ई सी बटे ए ई के, ठीक है। ये ऊपर में है, तो एक पर में ये भी होता है कि अगर ये चीज़ बराबर होती है तो इसका उल्टा भी ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपका जो है बराबर हो जाता है। ए डी बटे एक पर में और भी दिया हुआ है कि ए डी बटे ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए भी बराबर होता है, मैंने ए डी बटे ए डी बटे ए बी बराबर होगा ए ई बटे ए सी के, ये भी बराबर हो जाता है, ठीक है, ये भी बराबर हो जाता है। और फिर इतना जो है बराबर सिद्ध किया ही गया है, तो ये भी जो है जानकारी
बस इसको जानकारी रखिए कि ये टोटल बटा इतना हो सकता है, चाहे इतना बटा ये टोटल हो सकता है, फिर इतना बटा ये टोटल हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा इतना बटा जो है ये भी हो सकता है बराबर। ठीक है ना, तो इसको जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले पढ़ने में। तो फिलहाल में इतना ही जानिए। क्या जानिए कि बी डी बटा ए डी बराबर ई सी बटा ए ई भी हो सकता है, और ए डी बटा ए बी बराबर ए सी बटा ए सी, ए ही है ना, ए ही बटा ए सी भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी जानिए। और इसके अलावा ये आप जान ही गए कि जो है ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन जो है हम लोग प्रमेय नंबर 2 को जो है सिद्ध करेंगे, इसी का विलोम है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वाला जो है वीडियो आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, ये वाला सवाल। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।